अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन चल रहा है हमारा, और आज इस चैप्टर की थ्योरी का आखिरी लेक्चर है, जिसके बाद जो थ्योरी वाला पोर्शन है इस चैप्टर का वो ख़त्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है, जो कि आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर की थ्योरी का। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग फ्रिक्शन की फोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटा इन अ सेंस कि आप लोगों ने ये वाला टॉपिक जो है वो अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी सारी की सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ थोड़ी सी जो है वो हम लोग डिटेल के अंदर जाएंगे और बाकी सारी की सारी जो चीज़ें वो आपके पास वही मैट्रिक वाली होंगी। सबसे पहले अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करें तो द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वही वाली डेफिनेशन जो आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर पढ़ी थी कि जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो एक ऐसी फोर्स होती है कि जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन जब वो कर रही होती है, मतलब एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो ये उसे क्या करती है, रेजिस्ट करती है। ये उसे रेजिस्ट करती है, मतलब एक ऐसी फोर्स कि जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने से रोके, उसे हम लोग कौन सी फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये आप लोग जो है वो इस एग्जाम्पल से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे होती है। आप खुद भी जो है वो अगर एक चीज़ लो, एक ब्लॉक लो और उसे किसी सिर्फ, बल्कि ब्लॉक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ को जो है वो इसके ऊपर रखो, ये दो बॉडीज़ हो गई, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, इसे इसके ऊपर जो स्लाइड करने की कोशिश करो, इसे जो है मूव करने की कोशिश करो, तो आपको महसूस होगा कि आप फोर्स लगा रहे होगे, लेकिन ये जो हमारे पास दोनों बॉडीज़ हैं ये मूव नहीं कर पा रही होंगी एक दूसरे के ऊपर, या फिर ये वाली जो बॉडी है ये इसके ऊपर मूव नहीं कर पा रही होगी। आपको जो है वो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और फिर जब जो है ये मूव करेगी तो आपको तब भी फील होगा कि कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो इस बॉडी को इस बॉडी के ऊपर मूव करने से रोक रही है। मतलब कोई एक ऐसी फोर्स है कि जो सेटअप हो जाती है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं, तो यही फोर्स कि जो रेजिस्ट कर रही होती है मोशन को एक बॉडी की दूसरी बॉडी के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन जो हम लोगों ने जो है मैट्रिक के अंदर भी देखी थी। अब इसके बाद जो है फिर इसकी टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, जो कि यहाँ इसी एग्जाम्पल से जो हम लोग समझते हैं। और इससे पहले, मतलब इन टाइप्स को पढ़ने से पहले जो आपके पास कुछ थ्योरी वगैरह भी थी लिखी हुई, जो है वो हम लोग वैसे ही यहाँ पे देख लेंगे। तो थ्योरी कुछ इस तरह की है, मतलब जो ऊपर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर जो भी कॉन्सिडरेशन वगैरह होती है। तो ये आपके पास एक ब्लॉक है और ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करो कि ये जो है आपके पास एक टेबल है या फिर कोई भी सरफेस है। और अच्छा, पहले एक जो है वो हम लोग रीज़न भी देख लेते हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स असल में प्रोड्यूस किस वजह से होती है, फिर क्यों जो है वो हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन महसूस कर रहे होते हैं, या फिर ये क्यों प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेसिस। और ये वाली चीज़ भी आप लोगों में से काफ़ी सारों को जो है पता होगी, मैट्रिक की ही चीज़ है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसकी जो वजह होती है, उसका जो कॉज होता है वो क्या होता है कि रफनेस ऑफ सरफेसिस। हमें पता है कि कोई भी जो आपके पास बॉडी है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती। ये भी एक बात जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर कहीं पे की थी, शायद इंक्लाइन प्लेन के अंदर की थी, कि कोई भी बॉडी जो है वो आपके पास बिल्कुल प्लेन नहीं होती। जो बज़ाहिर आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आ रही होती है, जैसे कि ये बोर्ड है, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी जो है प्लेन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसे भी जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके देखेंगे, माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे या फिर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, तो आपको जो है वो पता लगेगा कि ये जो आपके पास प्लेन चीज़ नज़र आ रही है असल में ये भी रफ़ है। दूसरी बॉडीज़ तो होती ही रफ़ है, लेकिन जो प्लेन नज़र आ रही होती है वो भी असल में प्लेन नहीं होती बिल्कुल, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जो है वो आपको रफनेस उसके अंदर जो मिलती है। तो ये फ़र्ज़ करो कि एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है और ये जो है आपके पास दूसरी बॉडी है, और दोनों की सरफेस जो है वो रफ़ है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मूव करेंगी तो
एक रेजिस्टेंस फोर्स या फिर एक जो है वो आपको रुकावट यहाँ पे जो है लाजमी तौर पे मिलेगी। तो सोचने से भी जो है, ये देखने से भी जो है पता लग रहा होता है। तो जो रीज़न है फ्रिक्शन का वो यही है कि जो हमारे पास बॉडीज़ होती हैं उनकी सरफेसेस रफ़ होती हैं, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये इसका रीज़न आ गया। अब अगर हम लोग जो है इसके टाइप्स के ऊपर जाएँ, तो टाइप से पहले फ़र्ज़ करो कि एक ब्लॉक है जो हमने एक सरफेस के ऊपर जो है वो रखा हुआ है, और हमें पता है कि इसके ऊपर जो है वो दो फोर्सेस लग रही होती हैं। एक जो इसकी वेट की फोर्स जो कि नीचे की तरफ, और एक जो सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द वेट लगाती है फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अगर इसकी जो है हम लोग टाइप पढ़ें, इन दोनों को भी हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं। पहले टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली टाइप फोर्स की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कौन सी हो सकती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी बॉडीज़। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के जो दो स्टेशनरी बॉडीज़ के दरमियान हो, उसे हम लोग कौन सी फ्रिक्शन बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का जो लफ्ज़ है ये निकला ही या फिर इसका जो मतलब है वो होता ही रेस्ट है। स्टेशनरी बॉडी आपने काफ़ी जगहों पे जो है पढ़ा होगा कि स्टेशनरी बॉडी पड़ी हुई है, उसका मतलब क्या होता है कि वो रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि दो रेस्ट के अंदर अगर आपके पास बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब फर्ज करो कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही, ये दो फोर्सेस अभी यहाँ पे है ही नहीं, इनको मिटा ही देते हैं, इनको मिटा दो, और ये जो ब्लॉक है ये सिर्फ इस टेबल के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और बॉडीज रेस्ट के अंदर होती ही इस वजह से है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मौजूद होती है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो बॉडीज़ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दें। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि जो बॉडीज़ को रेस्ट के अंदर रोक के रखती है। मतलब इसकी भी सरफेस रफ है, इसकी भी सरफेस रफ है, तो ये दोनों जो है वो एक जगह पे इस तरह से पड़ी रहेंगी, और उसकी वजह क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, मतलब उसने जो है वो इसे रोक के रखा हुआ है। फिर हमारे पास जो है वो आती है डायनेमिक या फिर इसे आप लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो। और ये कौन सी फ्रिक्शन होती है? कि फ्रिक्शन व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग और इन द स्टेट ऑफ मोशन। नाम से ही पता लग रहा है काइनेटिक का जो लफ्ज़ होता है उसे हम लोग जो है मोशन के सेंस में लेते हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 3 था पुरानी मैट्रिक की बुक के अंदर, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो काइनेमेटिक जो है या फिर काइनेटिक जो है वो जो लफ्ज़ है, अच्छा ये काइनेटिक है, सही है। जो काइनेटिक होता है उसे हम लोग मोशन के सेंस में ले रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके नाम से हमें जो पता लग रहा है कि ऐसी फ्रिक्शन या फिर वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि मौजूद हो उस वक्त कि जब दोनों की दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हो या फिर मूव करनी हो, तो उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। या फिर सिंपली जब हमारे पास दो बॉडीज मोशन के अंदर हों तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होती है उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो कि ये रोड है और रोड के ऊपर जो है एक गाड़ी मूव करती हुई जा रही है, तो इसके टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूव करती भी जा रही है। या फिर कोई सी भी चीज़ है, इसी ब्लॉक को अगर आप जो है मोशन के अंदर ले जाओ और ये इस सरफेस के ऊपर जो है मूव कर रही हो, और इसकी मोशन के दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रही हो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे लिख दो कि ये वाली जो चीज़ है ये रेस्ट को शो मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। कि मतलब मोशन के अंदर अगर कोई बॉडी हो तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर जो रेजिस्टेंस वो मोशन के अंदर महसूस कर रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के आपके पास जो है वो दो टाइप्स हैं। कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव किस तरह से कर सकती है? दो तरीक़ों से। एक क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक जो है वो आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और दूसरी क्या है? वो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन है। और दोनों की एग्जांपल यहाँ पे हमने देख ली है। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान है। वो आप नोट्स वगैरह से देख लेना कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो स्लाइड कर रही होगी तो उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, और अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होगी तो उसे जो है हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। होती क्या है? स्लाइड का मतलब हमें पता है कि फ़र्ज़ करो कि ब्लॉक है और इसके ऊपर आप फोर्स लगाओ तो ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करना जो स्टार्ट कर देगा, तो इसे जो हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं अपने दोनों हाथों को जो है यूँ रखूँ और इन्हें जो है यूँ मूव करना स्टार्ट करूँ, तो ये वाली जो मोशन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइड करती भी जा रही है दोनों बॉडीज़। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? ये रही,
ये जो हमने कार की एग्जांपल ली, इसके जो टायर हैं ये जो है वो रोल करते हुए जा रहे हैं, तो इसे हम लोग जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन आप लोगों ने जो है वो बॉल बेरिंग के अंदर भी देखी होगी, उसके अंदर भी जो है वो छोटे छोटे बॉल्स जो है वो उन्होंने बेरिंग के अंदर डाले होते हैं, तो वो रोल कर रहे होते हैं। तो उनका भी रीज़न हम लोग देखेंगे अभी कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्यों उनके अंदर बॉल्स वगैरह डालते हैं, स्लाइड क्यों नहीं करवाते, क्योंकि उसका रीज़न जो है वो यहाँ पे लिखा है वो भी हम लोग देख लेंगे। एक और एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि ये एक मार्कर है और मैंने जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर एक मार्कर इस तरह से डाल दिया, और अब अगर मैं इसके ऊपर यूँ मूव करूँ तो ये रोलिंग फ्रिक्शन होगी। मतलब मैंने एक चीज़ डाल दी जो कि रोल करती हुई जा रही है, तो ये जो है वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी। ये दो टाइप्स हो गई। फिर तीसरी जो टाइप है इसकी वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? दैट पॉइंट आफ्टर विच अ स्लाइट फोर्स कैन चेंज द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वो आखिरी वैल्यू है, वो आखिरी पॉइंट है, मतलब फोर्स का वो आखिरी पॉइंट है कि जिसके बाद अगर आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाओ तो जो बॉडी है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर चेंज हो जाए, तो उस पॉइंट को या फिर उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल को अगर थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो इसके अंदर ये तीनों की तीनों हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कवर हो जाएंगी। और वो कैसे कवर होंगी कि फ़र्ज़ करो कि शुरू में हमारे पास जो ये ब्लॉक था ये रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ था, शुरू के अंदर जो ब्लॉक था ये रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ था, और यहाँ पे जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है वो फोर्स लगाना स्टार्ट की, इस डायरेक्शन के अंदर छोटी सी जो है वो फोर्स लगाना स्टार्ट की। तो आप लोगों ने ये जो है ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हो। अगर ब्लॉक पड़ा हो घर में, उसे ज़मीन के ऊपर रखो और उसके ऊपर हल्की सी फोर्स लगाओ, तो आप देखोगे कि वो जो है वो मूव नहीं कर रहा होगा। तो आप तो फोर्स लगा रहे हो, अब ये बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही? आप जो है वो फोर्स लगाओ तो आस्ते आस्ते जो बढ़ाते भी जाओ, आप फोर्स बढ़ा भी रहे हो, लेकिन ये बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है। किस वजह से? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि इसके दरमियान, इस ब्लॉक के दरमियान और सरफेस के दरमियान जो है वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि एक रेजिस्टिंग फोर्स है कि जो आपकी फोर्स को अपोज कर रही है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई हुई है लेकिन ये मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रही होगी जिसे हम लोग रेजिस्टिंग फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आप हल्की सी फोर्स लगा रहे हो लेकिन ये जो बॉडी ये मूव नहीं कर रही। फिर आपने फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया, आस्ता 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 जो है आप बढ़ाते गए। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी बढ़ती जा रही है। कोई न्यूटन का लॉ आ गया यहाँ पे कि एक्शन का जो रिएक्शन होता है, तो जैसे जैसे आप जो है फोर्स बढ़ाते जाओगे, जो ये फोर्स की फ्रिक्शन है ये भी बढ़ती जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी जो है वो वैल्यू आएगी कि जिसके बाद ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सरफेस और इस ब्लॉक के दरमियान, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी कि जिसके बाद आप छोटी सी, मतलब स्लाइड का मतलब कि हल्की सी भी अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ाओ तो ये जो ब्लॉक है ये मोशन के अंदर चला जाएगा, या फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वो पॉइंट कि जिस पॉइंट के बाद अगर हल्की सी भी आपने ज़्यादा फोर्स लगे, मतलब पहले आपने हल्की हल्की स्टार्ट की फोर्स लगाना, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया जैसे जैसे बढ़ा रहे थे अपनी फोर्स की फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो आपके पास बढ़ती जा रही थी, और सारी की सारी फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आएगी, क्योंकि अभी ये दोनों के दोनों जो है वो रेस्ट के अंदर है। फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया, लास्ट वैल्यू आ गई कि जिसके बाद आपने जो है वो हल्की सी स्लाइड फोर्स भी लगाई तो ये जो बॉडी है ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो वो जो आपके पास पॉइंट है उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं कि भाई इसके बाद आपका जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसके बाद वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कन्वर्ट होकर काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर चेंज हो जाती है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर नहीं रहती। तो ये आपके पास तीन टाइप्स हैं, और तीनों टाइप्स को जो हमने एक एग्जांपल से भी जो है यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि कौन सी फोर्स ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, और कौन सी जो है उससे ज़्यादा कम होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है। सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है। जैसे कि हमने देखा कि आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो जब बॉडीज़ रेस्ट के अंदर होती हैं तो जो फोर्स की वैल्यू होती है, फिर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये कि इन तीनों में से, या फिर जो हमारे पास दो टाइप्स इसकी थी, एक ये और एक ये, तो चारों में से जो है वो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू,
लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, उसके बाद मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी स्लाइड कर रही होती है तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बॉडीज जो है मोशन के अंदर आ गई हैं अब, तो फोर्स की जो आपके पास वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। और सबसे कम जो होती है वो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होती है। सबसे कम आपके पास क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन। उससे ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है? क्योंकि हमने देखा कि जब हम लोग जो है वो स्लाइड कर रहे थे इसको, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोर्स लगानी पड़ रही थी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें खुद भी पता लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा है। और जब हमने जो है वो बीच में एक ये मार्कर रख दिया और इसे जो है रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो काफ़ी आसानी से जो है वो चीज़ मूव करना स्टार्ट कर दी, मतलब इन दोनों ने काफ़ी आसानी से जो एक दूसरे के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो रोलिंग फ्रिक्शन इसी वजह से सबसे ज़्यादा कम है। और हमारा जो है वो मेन टारगेट भी यही होता है कि जहाँ जहाँ हमें फ्रिक्शन की वैल्यू कम चाहिए होती है वहाँ पे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। जैसे बॉल बेयरिंग की मैंने एग्जांपल दी, तो बॉल बेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो कि पंखे वगैरह के अंदर या फिर जहाँ पे जो वो सर्कुलर मोशन हमें चाहिए होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो है वो बीच में बेयरिंग बॉल जो है वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं इस तरह से छोटे छोटे। साइकिल के एक्सल के अंदर भी आपने देखा होगा, तो अंदर वाला पार्ट जो है वो फिक्स होता है और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो इस तरह से रोल कर रहा होता है। तो मतलब ये जो बॉल्स हैं ये इसको रोल करवा रही होती हैं, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है। फिर इसके अंदर हम लोग जो है वो लुब्रिकेंट्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो मेथड से वो सारे आपने जो है वो अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू को कैसे कम किया जा सकता है। तो यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स है, यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग है, और भी काफ़ी सारे जो है उसके अंदर मेथड्स हैं। तो यहाँ पे जो है वो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी मैट्रिक क्लास से ही रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब अगर हम लोग जो है वो फ्रिक्शन का एक फार्मूला बनाएं या फिर इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसे समझें, तो उसे भी जो हम लोग देख लेते हैं, और फिर हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और आगे जो भी इसकी 2-3 चीज़ें उसके ऊपर जाएंगे, विस्कोसिटी वगैरह। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली और जनरली भी जो है वो देखने को मिलेगी कि ये वही ब्लॉक है और ये नीचे जो है वो सरफेस है, ये नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स है, ये इसकी जो है वो आपके पास वेट की फ़ोर्स है। तो एक्सपेरिमेंटली ये फार्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शन का जो फार्मूला उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ जो है वो देखी गई है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड, ये चीज़ पता लगी है दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है या फिर फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स के, या फिर यहाँ पे जो आप वेट की फोर्स भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। जितनी वेट की फोर्स की वैल्यू होगी उतनी नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू होगी, लेकिन ज़्यादातर बुक्स के अंदर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लिखी हुई है, तो हम जो है वो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स भी ही यहाँ पे लिखेंगे। वेट की भी लिख सकते हो, वेट की भी लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन की भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी। और अगर वैसे भी आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या कि जितना वेट ज़्यादा होगा। अगर एक मैं छोटा सा ब्लॉक रखूँ यहाँ पे इसी सरफेस के ऊपर, छोटा सा ब्लॉक रखूँ इतना सा, तो जाहिर सी बात है कि इसको मूव करना जो है वो काफ़ी आसान होगा, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी यहाँ पे बनिस्बत इसके कि यहाँ पे मैं जो है बड़ा सा ब्लॉक रख दूँ और इसकी वेट की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगी इसकी। तो दोनों केसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी जब हम लोग इसको मूव करना स्टार्ट करवाएंगे, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इसको मूव करवाने के लिए ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी और इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू वो भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन में, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अगर हम लोग जो है यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमें पता है कि एक इज इक्वल टू आता है और एक जो है आपके पास कोफिशिएंट आता है जिसे हम लोग जो है यहाँ पे म्यू बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है जो कि आपने मैट्रिक के अंदर भी देखा था। और यहाँ पे जो ये म्यू है, यहाँ पे जो ये आपके पास म्यू है, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो आर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ अपॉन आर
इसे हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये डिपेंड करता है सरफेसिस के ऊपर, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर दी हुई होती है कि म्यू जो है वो आपके पास इतना है, और ये डिपेंड करता है सरफेसिस के ऊपर। हर सरफेस की जो है वो अपनी अपनी म्यू की वैल्यू होती है इस जो है वो कोफिशिएंट की। और ये होता किसके बराबर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो है वो फॉर्मूला है फ्रिक्शन का। अब इसकी 2-3 चीज़ें जो है वो और रह गई हैं, वो भी जो है वो हम लोग देखते हैं जल्दी से और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। एक जो हमारे पास चीज़ है वो तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि आपको वैसे भी पता होंगे, अगर यहाँ पे डिस्कस ना भी करें तो जो है वो आप लोग खुद से भी लिख लोगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब ये मैट्रिक के अंदर जो आप लोग यही सारी चीज़ें पढ़ के आए हुए हो। डिसएडवांटेजेस, तो अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, अगर शॉर्ट में लिखें तो थ्रेडिंग ऑन वायर, टायर्स, थ्रेडिंग ऑन टायर्स, वही मैट्रिक वाला कि जो हमारे पास टायरों के ऊपर डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं या फिर जो थ्रेडिंग की भी होती है, वो किस लिए की भी होती है, ताकि जो हमारे पास, मतलब आपने टायर देखे होंगे कुछ, अगर उनका ऊपर वाला हिस्सा देखो तो काफ़ी अजीब अजीब से जो है वो यहाँ पे इस तरह से जो थ्रेडिंग की भी होती है टायर्स के ऊपर। अपनी बाइक के टायर देखना या फिर गाड़ियों के टायर देखना तो काफ़ी अजीब अजीब से जो थ्रेडिंग की भी होती है। तो वो इसी वजह से की भी होती है कि जो टायर है जब वो रोड के ऊपर चले तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर नेसेसरी अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मौजूद हो टायर और रोड के दरमियान, ताकि जो गाड़ी है वो स्लिप ना हो और मतलब ब्रेक जो है वो आसानी से पकड़े। जैसे ही हम जो ब्रेक के ऊपर पैर रखें तो जो टायर है और रोड है इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो मतलब गाड़ी जल्दी रुक जाए। तो ये थ्रेडिंग ऑन टायर जो की जाती है एडवांटेजेस के अंदर आती है कि हमें जो है वो नेसेसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होती है टायर और रोड के दरमियान। फिर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रिक्शन का वो क्या है कि ये अलाउ करती है हमें टू वॉक ऑन अर्थ के ऊपर जो हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहे होते हैं। हमारे जो पैर हैं, फ़र्ज़ करो कि ये जो है वो हमारा पैर है और ये नीचे जो है वो आपके पास सरफेस है, अर्थ है, तो इसके ऊपर जो हम लोग चल रहे होते हैं, वो इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चल रहे होते हैं। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पैरों के दरमियान और हमारे जो है वो ज़मीन अर्थ के दरमियान ना हो तो फिर क्या होगा, फिर वही वाला सीन होगा कि जब आप लोगों में से अगर कोई उन झीलों के ऊपर गया हो कि जिनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर जो स्लाइडिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बंदे स्लिप हो रहे होते हैं, चलना भी मुश्किल होता है। वहाँ भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ख़त्म नहीं होती बल्कि कम होती है। तो वहाँ भी हमारा जो है वो चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब कम फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हो जाए, स्लिपरी हो जाए अगर ज़मीन, तो उसके ऊपर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी वजह से हम लोग बैलेंस के साथ जो है वो चल रहे होते हैं। तो अगर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, जैसे ही खड़े होगे नीचे गिर जाओगे, स्लिप होगी। तो ये अलाउ करती है हमें कि मतलब हम जो है वो चल सकते हैं इसकी मदद से। और फिर जो तीसरी और आखिरी चीज़ है इसकी वो ये है कि वही वाली सैंड वाली एग्जांपल की, सैंड ऑन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो है वो आपके पास हम लोग मट्टी फेंक देते हैं पटरियों के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो है मट्टी फेंकते हैं आफ्टर रेन, बारिश के बाद, इन हिली एरियाज़ की जहाँ पे जो है वो चढ़ाई होती है। इस तरह से अगर पटरियाँ जो है वो कुछ इस तरह से बिछी हुई हैं, आगे पहाड़ी के ऊपर जो वो जा रही है ट्रेन, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि पटरियों के ऊपर जो है वो आप लोग सैंड यानी कि मट्टी फेंक देते हो, ताकि जो ट्रेन है वो स्लिप ना हो सके और जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी जो है मौजूद हो। तो ये भी एक इसकी एडवांटेज इसके अंदर आता है। इसी तरह बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, आपको जो मिले जो आप वो लिखते जाना। फिर अगर इसकी हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दो जो मेजर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो सबसे पहला तो वेयर एंड टियर है इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स के अंदर जो भी ऐसे पार्ट्स हैं कि जो मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके अंदर वेयर एंड टियर आ जाता है। वेयर एंड टियर का मतलब कि तोड़ फोड़ जो उनके अंदर हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। और जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वो हीट है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है
कि जब जो है वो हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद हो रही होती है। आपने बाइक का इंजन देखा होगा या फिर काफ़ी सारी ऐसी मशीन्स देखी होंगी कि जहाँ पे एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर जो मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है और वियर एंड टियर भी जो इसके अंदर आ रहा होता है। तो ये इसके दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। बस इसके बाद फिर हमारे पास जो है फ्लूइड फ्रिक्शन का टॉपिक जिसको हम लोग जो है वो विस्कोसिटी की सेंस में भी देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, और जो स्टोक्स लॉ है वो रह गया। वो दोनों की दोनों चीज़ें जो हम लोग करते हैं। और फिर ये वाली जो वीडियो ये एंड है, यहाँ पे जो हम लोग स्टोक्स लॉ को देख लेंगे। स्टोक्स लॉ जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे जो हम लोग देख लेते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है इनटू वी। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें तो फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोग विस्कोसिटी की सेंस के अंदर देखते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब कि जितने भी हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, उनके दरमियान फ्रिक्शन किस वजह से होती है, या फिर उनके दरमियान अगर फ्रिक्शन को देखें तो वो विस्कोसिटी की सेंस के अंदर देख रहे होते हैं। और ये चीज़ आपने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी, और अभी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर भी आप लोग पढ़ोगे, और यहाँ पे भी हम लोग जो है देख रहे हैं। यहाँ पे इतना डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ इसकी जो कॉज है और इसका जो रीज़न है वो हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक या फिर ये जो मटेरियल यहाँ पे हमने लिखा है वो क्या बता रहा है हमें कि इंटरनल फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन किस वजह से होती है, फिर विस्कोसिटी को हम लोग किस सेंस के अंदर देख रहे होते हैं, या फिर विस्कोसिटी क्या होती है। ये इंटरनल फ्रिक्शन होती है बिटवीन लेयर्स ऑफ द सेम लिक्विड। अगर आपके पास सेम फ्लूइड हो या फिर सेम लिक्विड हो तो इसके दरमियान लेयर्स होती हैं। जितना भी हमारे पास लिक्विड होता है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखा जाए तो ये काफ़ी सारी लेयर से मिलकर बना होता है। तो फ़र्ज़ करो कि ये एक लेयर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, और ये इसी तरह से जो हमने इसको पूरे के पूरे लिक्विड को लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। ये आपके पास लेयर नंबर 1 है, ये आपके पास लेयर नंबर 2, और इसी तरह करते 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 यहाँ पे ये वाली लास्ट लेयर है। तो ये एक लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, किसी भी किस्म का जो ये लिक्विड है, और ये डिफरेंट लेयर से मिलके बना हुआ है। तो विस्कोसिटी या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन हमें क्या बताती है कि इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ द सेम लिक्विड। ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर जो है मूव करेंगी तो इनके दरमियान जो है एक रेजिस्टेंट फोर्स जनरेट होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, जो क्या करवाती है कि मेक्स इट टू फ्लो स्लो का जो वर्ड है वो यहाँ पे आप याद रखना कि जितनी ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होगी, जितनी ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन होगी लेयर्स के दरमियान, उतना ही ज़्यादा जो हमारे पास वो लिक्विड है वो स्लो फ्लो करेगा। फ्लो का मतलब कि मूव करेगा इस तरह से। तो हमारे पास डिफरेंट जितने भी लिक्विड्स हैं, हर एक की अपनी अपनी जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, और डिपेंड करता है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कितनी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स का साइज़ कितना ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पीछे जो रीज़न है, पीछे जो कॉज है वो क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग पहली वाली लेयर को देखें, इस वाली लेयर को, तो इसके ऊपर अच्छी खासी लेयर्स मौजूद है, मतलब अच्छी खासी लेयर्स का वेट मौजूद है। यहाँ पे इस वाली लेयर के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर होगा ऊपर वाली लेयर्स का। और अगर इसको देखें तो इसके ऊपर कोई भी जो है वो आखिरी वाली लेयर को देखो, इसको हमने LN बोला हुआ है, तो इसके ऊपर कोई मज़ीद और वेट नहीं है, कोई मज़ीद और जो है वो लेयर मौजूद नहीं है। तो जब ये मूव करना स्टार्ट करिएगा ये वाला लिक्विड, तो सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास ये वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली, ये आसानी से मूव करेगी क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कोई भी वेट नहीं है, कोई भी और मौजूद नहीं है लेयर। और इसको अगर देखें तो इसको मूव करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मुश्किल होगा, इसके लिए मूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मज़ीद जो लेयर्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो होगा क्या कि पहले ये वाली लेयर मूव होगी, फिर ये वाली लेयर मूव होगी, और मतलब इस तरह से जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगी डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगी, और उसी रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, या फिर उसकी वजह से जो हमारे पास चीज़ आती है उसे हम लोग विस्कोसिटी बोल रहे होते हैं कि जो हमारे पास जो है वो लिक्विड फ्लो करना, स्लो फ्लो करना जो स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे पास जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास फिर इस तरह से है कि ये F इज टू यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो इज इक्वल है N, ये वाला जो साइन है इसे हम लोग ईटा पढ़ते हैं। ये एक और ग्रीक सिंबल है जिसे मेरे हिसाब से शायद ईटा ही प्रोनाउंस करते हैं, बाकी आप लोग फिर भी जो है वो कंफर्म कर लेना, मुझे अभी पक्का इसके बारे में नहीं पता। तो ये जो फार्मूला है ये हमें फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू देता है,
फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू देता है, जो कि किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हम लोग जिसे ईटा बोल रहे होते हैं, और इनटू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय डी। डी यहाँ पे कोई जो है आपके पास डिस्टेंस होता है। इस फॉर्मूले को सिर्फ जो है वो एमसीक्यूज की हद तक जो है याद रखें, प्रॉब्लम के अंदर ये कहीं भी आगे इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये n है और ये किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, या फिर विस्कोसिटी के ही सेंस के अंदर हम लोग इस ईटा को जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन था। और अब आखिरी जो चीज़ रह गई है हमारे पास इस चैप्टर की थ्योरी की, वो स्टोक्स लॉ है, और वो भी इसी फ्लूइड फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है। और एक लॉ है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि जब स्फेरिकल बॉडीज़ जिनका रेडियस आपके पास r है, फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेयर है, छोटी सी जो है आपके पास बॉल है जिसका रेडियस जो है वो r है, फॉल्स इन अ फ्लूइड, जब ये एक फ्लूइड के अंदर गिरती है, एक फ्लूइड के अंदर जो है वो ये नीचे की तरफ जाती है। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो एक फ्लूइड है, ये हमारे पास जो एक लिक्विड है या फिर एक फ्लूइड है, और जब इसके अंदर एक स्फेयर फॉल करेगा जिसका रेडियस आपके पास r है, और इस फ्लूइड की विस्कोसिटी जो है वो आपके पास इतनी है, जो कि हमने देखा कि जो ईटा होता है वो विस्कोसिटी की वैल्यू में बता रहा होता है, फिर इसका कोफिशिएंट होता है। तो एक स्फेयर जिसका रेडियस r है वो एक फ्लूइड के अंदर फॉल कर रहा है, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी जो है वो आपके पास n है विद वेलोसिटी v, और इस जो हमारे पास ये स्फेयर है इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो वो अगर v है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट है कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है वो वेलोसिटी v के साथ जो है वो फॉल करे एक लिक्विड के अंदर, एक फ्लूइड के अंदर, कि जिसकी विस्कोसिटी जो है वो आपके पास ईटा हो, कुछ ना कुछ मतलब मौजूद हो, तो जो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगेगी इस स्फेयर के ऊपर, जब ये इसके अंदर इंटर होगा, जब ये इसके अंदर इंटर होगा, इस तरह से अंदर की तरफ जाता जाएगा, तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगी जो कि फ्लूइड की तरफ से होगी ऊपर की डायरेक्शन के अंदर। वो ड्रैग फोर्स जिसे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं, जो इसके ऊपर लगेगी जब ये बॉडी इसके अंदर जो है वो गिरेगी, इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से। ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है जो कि 6 पाई का आपके पास कांस्टेंट है और 6 भी जो आपके पास कांस्टेंट है। ये जो ईटा है ये विस्कोसिटी की वैल्यू होती है इस फ्लूइड की, r उस जो है वो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है, और ये जो v है ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये जो हमारे पास स्फीयर है इसके अंदर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ड्रैग फोर्स जो आप लोग निकाल सकते हो। ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रैग फोर्स को देखें तो ड्रैग फोर्स आपके पास वो फोर्स होती है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर इस तरह से मूव कर रही होती है तो वो फ्लूइड उसके पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर जो है ऊपर की डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पैराशूट वाली जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमने ड्रैग फोर्स का जो कॉन्सेप्ट लिया था कि जब हम लोग जो है वो नीचे जंप करते हैं एयर के अंदर, एयर भी हमारे पास एक फ्लूइड है, तो जब एयर के अंदर हम लोग जंप करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस यही ड्रैग फोर्स होती है। एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो आपके पास यही ड्रैग फोर्स ही होती है। तो जब हम लोग जो है वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं नीचे की तरफ बगैर पैराशूट खोले हुए, तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है। लेकिन जब हम लोग पैराशूट खोल लेते हैं तो हमने क्या देखा था कि काफ़ी ज़्यादा अप थ्रस्ट की फोर्स जो है इसके ऊपर लग रही होती है। तो वही ड्रैग फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर इस तरह से मूव करती है तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसे हम लोग ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। और जो स्टोक्स लॉ है या फिर जो ये बंदा है स्टोक्स, इसने जो है वो एक फार्मूला कैलकुलेट करके दिया था कि जिसकी मदद से हम लोग स्फेरिकल बॉडीज़ जो कि किसी फ्लूइड के अंदर इस तरह से जो है वो फॉल कर रही हों, उनके ऊपर कितनी ड्रैग फोर्स लगेगी इस फ्लूइड की तरफ से हम लोग निकाल सकते हैं। और फार्मूला क्या है, उसके लिए आपको जो है वो उस फ्लूइड की विस्कोसिटी चाहिए होगी, विस्कोसिटी की वैल्यू चाहिए होगी कि जिसके अंदर जो है वो आपका स्मॉल स्फीयर जो है इस तरह से फॉल कर रहा है, और उसका रेडियस पता होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि वो किस वेलोसिटी के साथ उसके अंदर इस तरह से गिर रही है। तो आप इस फार्मूले से ड्रैग फोर्स जो निकाल सकते हो कि इसके ऊपर इतनी ड्रैग फोर्स जो है वो ये वाला फ्लूइड लगाएगा। और ये भी फिर डिपेंड करती है हमारे पास फ्लूइड के ऊपर। अगर एक लिक्विड हुआ तो वो अलग ड्रैग फोर्स लगाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू जो डिफरेंट होगी, और अगर दूसरा फ्लूइड हुआ तो वो अलग किस्म की ड्रैग फोर्स लगाएगा
क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो आपके पास डिफरेंट होगी। और हमने ये भी देख लिया कि विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो डिफ़र क्यों करती है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स का साइज़ वगैरह होता है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी है, आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी। मज़ीद अगर पढ़ना हो तो आप लोग जो है वो बुक्स वगैरह से भी देख सकते हैं, और इंटरनेट के ऊपर भी जो है वो आपको काफ़ी सारा स्टफ़ मिलेगा। लेकिन इतना मेरे हिसाब से जो है वो काफ़ी है आपके एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, और आपके अभी जो लेवल है आपका फर्स्ट ईयर का, उस तक के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। तो चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी थ्योरी थी वो सारी की सारी हमने ख़त्म कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।